नमस्कार। न्यूज ड्रम लाइव के इस खास एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं नीरज शर्मा और आज हम चर्चा करेंगे मनीष सिसोदिया के बेल के रिजेक्शन पे। सुप्रीम कोर्ट ने उनके बेल को रिजेक्ट करते हुए आज कहा कि इस मामले में दिल्ली शराब घोटाले मामले में, कहने का मतलब है कि दिल्ली शराब घोटाले के मामले में 338 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन के एविडेंस मिले हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उनका मनी ट्रेल स्टैब्लिश हुआ है। इसके बाद से दिन भर मामला शांत रहा। अभी अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया आई है, वो काफी होपफुल थे और उनकी उम्मीद थी, जिस तरीके के सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर रहा था सुनवाई के दौरान, कि मनीष सिसोदिया को बेल मिल जाएगी। कुछ ज्यादा नहीं कहा है आम आदमी पार्टी ने, बस इतना कहा है कि हम निराश हैं और हम देखेंगे, हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है फैसला, और हम आगे देखेंगे कि हम इस पे क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। इसी मुद्दे पे आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी और राजनीतिक विशेषज्ञ राजेश आहूजा और औरंगजेब नक्शबंदी। सबसे पहले हम चलेंगे राजेश आहूजा के साथ पास। राजेश जी, आप मुझे बताएं कि किस तरीके से आप इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं, कितना बड़ा सदमा है ये, और आगे क्या है आम आदमी पार्टी के लिए। देखिए नीरज, जाहिर तौर पे इसमें कोई दो राय नहीं है कि मनीष सिसोदिया की सुप्रीम कोर्ट से बेल रिजेक्ट होना आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। ये एक ऐसी पार्टी है जो कि भ्रष्टाचार के विरोध में एक प्लेटफॉर्म से, मूवमेंट से निकल के पार्टी बनी। इसका मेन प्लान जो है, तो जनता में ये अपने आप को, जिसको बोलते हैं कि यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है, कि हम करप्शन नहीं करते हैं, बाकी सारे पॉलिटिशियंस करप्ट हैं, बाकी सब पॉलिटिकल पार्टी में करप्ट लोग भरे हुए, लेकिन हमारे यहाँ करप्शन नहीं होता है। हम लोग जो काम करप्शन की वजह से 5-5 साल लटका रहता है, दिल्ली में या पंजाब में करप्शन फ्री सरकारें हैं, ऐसा इनका दावा होता है। तो ऐसे सूरत में सुप्रीम कोर्ट, पहले आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बार जो है मनीष सिसोदिया को झटका दिया है। जब पहली दफा मनीष सिसोदिया अरेस्ट हुए तो उस वक्त भी आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था, लेकिन वहां से भी उनको एकदम से जाहिर तौर पर कोई वहां से मदद नहीं मिली थी, और सुप्रीम कोर्ट ने तब भी उनकी याचिका जो है उसको खारिज कर दिया था। अब फिर वो पूरा प्रोसेस चला, लोअर कोर्ट, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सब जगह से बेल रिजेक्ट होना। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 338 करोड़ का मनी ट्रेल जो है उसका जो सस्पिशन है, नीरज, इसको एविडेंस नहीं कह सकते हैं हम। इसको ये कह सकते हैं कि ये 338 करोड़ के जो मनी ट्रेल की बात है, जो जो लेन देन की बात है, इसका शक इतना मजबूत है कि मनीष सिसोदिया पे मुकदमा चलाया जा सके। ऐसा मनी ट्रेल है या नहीं है, इसका फैसला जो है वो मुकदमे के बाद ही होगा। लेकिन जिसको कहते हैं कि पहली नजर में प्राइमा फेसाई ऐसा लगता है कि मुकदमा चलाने लायक इतना शक है कि 338 करोड़ का लेन देन हुआ है, घूस का लेन देन हुआ है। इसको बिल्कुल दो तरीके से हमको देखना पड़ेगा। राजनीतिक तौर पर, जाहिर तौर पर, जैसे मैंने आपको कहा कि अ, आम आदमी पार्टी का जो मेन प्लान है एंटी करप्शन का, उसको झटका। दूसरा, मनीष सिसोदिया पिछले 8 महीने से या 9 महीने से जेल में है, और मनीष सिसोदिया जो है वो अरविंद केजरीवाल के सबसे विश्वस्त सहयोगी हैं, खासम खास। आप, मैं अगर मेरी राय माने तो वो भगवंत मान से भी ऊपर मनीष जो है, उनका भरोसा मनीष का, अरविंद का भरोसा मनीष के ऊपर होना चाहिए। और इसमें कोई राय नहीं है कि मनीष सिसोदिया ना सिर्फ दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, बल्कि आम आदमी पार्टी में भी अ, अरविंद केजरीवाल के डिप्टी थे। तो अरविंद केजरीवाल के पास ऐसा विश्वस्त सलाहकार नहीं होना, उसके उसके मायने उसके मायने ये हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है जगह जगह चुनाव प्रचार करने पहुंच जाते थे, दिल्ली को मनीष सिसोदिया के भरोसे छोड़कर। और मनीष पीछे जो है, अरविंद अगर दिल्ली में नहीं भी है तो दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन चलता रहता था, क्योंकि, और दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन आम आदमी पार्टी के लिए एक शोकेस एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसको क्या कहते हैं, वो पूरी हिंदुस्तान भर में हर स्टेट में दिखाते हैं, देखो दिल्ली में हमने ऐसा किया है,
और बाकी जगह पे भी हम ऐसा ही करेंगे। तो अरविंद केजरीवाल इस तरीके से चुनाव प्रचार करना, गुजरात में इतना टाइम बिताना, पंजाब में इतना टाइम बिताना, या गोवा में जाके टाइम बिताना, ये सब इसी वजह से कर पाए क्योंकि मनीष सिसोदिया जो है उनको उन्होंने कभी अरविंद केजरीवाल की कमी नहीं खलने दी। और मनीष का इस तरीके से राजनीतिक पटल से गायब होना, जेल के पीछे होना, ये दो तरफा अरविंद केजरीवाल पे मार है। आतिशी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं और हम लोग विकल्प देख रहे हैं। मेरे हिसाब से 3 महीने का जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आपने मुकदमा धीरे से चलाया, अगर स्लोपी पेस रहा मुकदमे का, तो यू कैन अप्रोच अस अगेन। जी तो मुझे लगता है कि कम से कम 3 महीने जो है मनीष सिसोदिया को एक बार फिर इंतजार करना, वो भी उस सूरत में कि जब वो सुप्रीम कोर्ट के सामने साबित कर पाए कि मुकदमा जो है बिल्कुल कछुए की गति से चल रहा है और इसलिए उनको बेल मिलना जरूरी है। जी। मैं एक बारी औरंगजेब के पास चलता हूँ, और उससे पहले ना राजेश जी, मेरे मुंह से निकला था कि सबूत मिले हैं। शायद ट्रांसलेशन में खो गया, लेकिन उन्होंने कहा है कि ₹338 करोड़ ट्रांसफर टेंटेटिवली स्टैब्लिश्ड। अब शायद मैंने हिंदी में यही समझा कि स्टैब्लिश मतलब कि उनको सुप्रीम कोर्ट के पास सब कुछ। वो आपका नीरज, जी टेंटेटिवली एस्टेब्लिश का मतलब क्या होता है? जब हम मुकदमा चलाने से पहले जब हम सबूतों को तौलते हैं, तो जी पहला पहला जो 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 तराजू होता है जिसपे सबूत तोले जाते हैं, पहला उसमें ये तय होता है कि क्या सबूत इस लायक है कि मुकदमा चलाया जा सके। और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी को जमानत देते वक्त वो हमेशा से उनके ऑर्डर में नीचे एक पैरा लिखा होता है कि इस ऑर्डर में की गई किसी भी टिप्पणी का मुकदमे के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली। दैट दैट जो उनकी टिप्पणी है वो सिर्फ बेल मैटर तक ही लिमिटेड है, मुकदमे पे लेकिन आप ये कहिए कि जनता की नजर में लीगली तो मनीष सिसोदिया फाइट करेंगे ही करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना कि मुकदमा चलाने लायक 338 करोड़ के लेन देन का मामला हमको लग रहा है कि इस पे मुकदमा चलाया जा सके, इतना पुख्ता मामला लग रहा है, और वो भी देश की सर्वोच्च अदालत का ऐसा कहना, ये आम आदमी पार्टी के लिए एक झटका। जी। औरंगजेब भाई, मैंने कुछ टाइम पहले की बात है, इसी पे तुरंत रहते हैं। अभी अभी राजेश जी ने बोला कि टिप्पणी जो सुप्रीम कोर्ट करती है उसमें ये साफ साफ कर देती है कि इसका मुकदमे पर कोई असर नहीं होगा, या मुकदमे की दशा और दिशा जो है इससे निर्धारित नहीं होगी। लेकिन आतिशी का जो मानना था, उन्होंने कहा कि एक बारी सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को बोला था कि मनी ट्रेल कहाँ है। मनी ट्रेल तो है नहीं, 2 सवालों में तुम्हारा केस गिर जाएगा। इस तरीके की टिप्पणियां की थी, और उसी से आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के समर्थकों की उम्मीद बंध गई थी। अ, कुछ टाइम पहले मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सुना था ये कहते हुए एक इवेंट के दौरान कि हम लोग, उन्होंने बताया था कि हम लोग जो भी टिप्पणी करते हैं सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान, आज तो मिनट बाय मिनट रिपोर्टिंग होती है उन सब चीजों की, कई बार लाइव टेलीकास्ट भी होता है, उन सब चीजों का कोर्ट के ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। राइट। अभी भी कई सारे आर्टिकल 370 में फैसला आना है। अभी अभी हाल में इतना बड़ा फैसला आया था सेम सेक्स मैरिज पे। हम सब जानते हैं, देख के टाइम पे, सुनवाई के टाइम पे ऐसा लगता है कि ओह डायरेक्शन ये जा रही है, बट होता है डायरेक्शन कहीं और। कई बार तो पूरा अपोजिट होता है। मनीष सिसोदिया के केस में बिल्कुल अपोजिट था। ये उम्मीद लगाना क्या गलत बात थी? नहीं, देखिए, अगर उन्होंने ये साइट किया है कि जो न्यायालय है, उन्होंने ये उसमें बात की, तो उसी न्यायालय ने ये भी कहा था कि ईडी को कि अगर आपको मनी ट्रेल ये कह रहे हैं आपकी इतना है और मनीष सिसोदिया के पास नहीं मिला, तो आप पार्टी को इसमें इन्वॉल्व कर लीजिए, आम आदमी पार्टी को। जो कि तो सुप्रीम, जो कि ईडी ने किया भी। ईडी ने जाकर के बोला कि हम इस पे प्लान कर रहे हैं। बिल्कुल, और मुझे जो लग रहा है नीरज कि आज का इसके बाद भले ही जैसे राजेश ने बड़े विस्तार से कहा कि क्या टेंटेटिव होता है, इसका मतलब क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है बीजेपी आम आदमी पार्टी मतलब सरकार कि आम आदमी पार्टी को इसके लिए शायद इलेक्शन कमीशन को अप्रोच करेंगे। कई इसमें अभी इम्प्लीकेशन इसके कहीं ज्यादा होंगे, हमें धीरे धीरे वो नजर भी आएंगे। देखिए, अभी रिव्यू के लिए जा सकते हैं, लेकिन रिव्यू के लिए आपके पास कुछ बहुत ही अच्छे और ठोस
और कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए, जिसकी वजह से आप कोर्ट को दोबारा इस पे मजबूर करोगे कि इस पे दोबारा सुनवाई हो। वो एक बात। बेल एप्लीकेशन के सिलसिले में कोर्ट ने ऑलरेडी कहा कि आप 3 महीने के बाद अप्रोच कर सकते हो, बशर्ते कि अगर स्लॉपी है इन्वेस्टिगेशन। कहीं ना कहीं मैं ये देख रहा हूँ कि अगर ये मनी ट्रेल आज जिस तरह से, भले ही वो टेंटेटिव एक शब्द यूज किया गया है, लेकिन कोर्ट का ये एक उसमें आ जाना कि 338 करोड़ का मनी ट्रेल है, तो ये एक बहुत बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी के लिए। जैसे राजेश ने कहा था कि इनका प्लान था एंटी करप्शन, और बहुत बड़ा उन्होंने एक प्लान, उसी के बुनियाद पे इन्होंने दिल्ली में 2 बार सरकार बनाई, पंजाब में सरकार बनाई, और जो एक उनका एक जो कोर एक उनका एजेंडा है, उसको मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा झटका है। किस तरह से उभर सकती है, देखिए यहीं ये रुकने वाला नहीं है ये मामला। ये बिल्कुल निश्चित, मैं इसको आप मान के चलिए कि ये इलेक्शन कमीशन तक जाएगा और डी रिकग्नाइजेशन की बात आएगी आगे। अभी हम देखते हैं, इसमें बहुत सारा कुछ होने वाला है नीरज। जी, राजेश जी के पास वापस जाना चाहूंगा। एक सवाल मेरे दिमाग में आया। जैसे आपने कहा एंटी करप्शन के प्लान पे इनकी पार्टी खड़ी थी। कई बार ऐसा, जब जब से ये मामला निकला, तो किसी ने कहा कि 36 करोड़ का है, किसी ने कहा कि 100 करोड़ का है। 338 करोड़ का जो फिगर है, वो पहली बार सामने आया है। ऑफ कोर्स कई बार ऐसा होता है कि 2 रुपए की चोरी और 2 करोड़ की चोरी दोनों बराबर मानी जाती है। लेकिन जैसे कि इंडिया में एक एक्सेप्टेड नॉर्म हो गया है करप्शन का, जितना बड़ा अमाउंट उतना बड़ा अपराध लगता है ना। ये अमाउंट आपको चौंकाता है, और आपके साथ साथ आपको क्या लगता है कि देश की जनता, जो शायद हाशिए पे हो एकदम, जो आम आदमी के पार्टी के साथ खड़े थे वो तो शायद आगे भी खड़े रहेंगे, लेकिन कुछ लोग जिनकी सिंपैथी थी आम आदमी पार्टी की तरफ, वो हिल चुका होगा अब तक, या आगे टाइम में हिल जाएगा? ये आपके सवाल दो हैं। तो 338 करोड़ का मामला जो है आपने पूछा, काफी देर से राजनीतिक तौर पे सुगबुगाहट चल रही थी। शराब पॉलिसी का मामला जो है वो आने से पहले कि अरविंद केजरीवाल को कुछ राजनीतिक दलों ने मदद किया है चुनावी फंड के लिहाज से, ऐसा माना जा रहा था, ऐसा कहा जा रहा था। दिल्ली के राजनीतिक हलकों में इस बात की बहुत जोर शोर से सुगबुगाहट चल रही थी कि गोवा के चुनाव के लिए या पंजाब के चुनाव के लिए या गुजरात के लिए अरविंद केजरीवाल को चुनाव, क्योंकि हम सब जानते हैं चुनाव लड़ने के लिए आपको पैसे की जरूरत होती है और बहुत बड़े पैमाने पर जरूरत होती है। तो कुछ राजनीतिक मित्रों ने अरविंद केजरीवाल की चुनावी फंड के मामले में मदद किया है, ऐसा माना जा रहा था। लेकिन जब शराब पॉलिसी वाला मामला केस ईडी को और सीबीआई से गया, तो उन्होंने सीधे सीधे तौर पर, खासतौर पर ईडी ने गोवा में जो आम आदमी पार्टी का चुनाव था उसको शराब पॉलिसी के जो मामले, एक्साइज पॉलिसी का जो मामला है उसमें जो पैसा आया उससे जोड़ दिया कि एक्साइज पॉलिसी में जो फेरबदल किया गया उससे जो घूसखोरी हुई, तथाकथित घूसखोरी हुई, जी। उस घूसखोरी के पैसे से आम आदमी पार्टी ने अपने चुनावी अभियान को फंड किया, ऐसा ईडी ने अपना बोला है। तो अब इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं कि क्या आम आदमी पार्टी, जो कि एक, जैसे मैंने पहले कहा कि मूवमेंट से निकली हुई पार्टी है और एंटी करप्शन के मूवमेंट से निकली हुई पार्टी है, तो क्या जो देश की राजनीतिक रियलिटी है, जहां पे कोई भी चुनावी पार्टी जो है पैसे के बिना चुनाव नहीं लड़ सकती है, तो आम आदमी पार्टी जो अपने आप को अलग दिखाती थी, जो ये कहती थी कि हम सबसे अलग है, तो क्या इनफैक्ट आम आदमी पार्टी इनफैक्ट अब मैं सबको। ऐड करना चाहूंगा, जब ये पार्टी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आई थी, तब एक वेबसाइट बना था, शायद इनकी मेन वेबसाइट पे ही होगा, एक यूआरएल अभी भी होगा शायद। पार्टी में जाकर के डोनेशन होते थे, और देश विदेश से कितने चंदे आते थे, कई बार करोड़ों आते थे एक दिन में, और वो पूरा उसका हिसाब किताब वेबसाइट पे ही रहता था। अब मुझे याद नहीं है, शायद नाम नहीं होता था किसी का डोनर का, बट पूरा हिसाब किताब रहता था, और डेली डेली, मतलब हमारे अंदर भी एक सुगबुगाहट थी, तो हम भी उस उत्सुकता में जाकर के कई बार देखते थे कि देखें आज कितना आया, कल कितना आया। इस तरीके का एक प्लान था। बिल्कुल नीरज, तो आम आदमी पार्टी उस मामले में बहुत ही यूनिक थी। लेकिन
चुनावी फंड के लिहाज से एक चुनावी फंड को हम मान सकते हैं कि रियलिटी है। उसके बाद आम आदमी पार्टी के ऊपर राजनीतिक ऐसे आरोप भी लगे, एक और सुबुगाहट शुरू हुई कि राज्यसभा के लिए जो नॉमिनेशन थे उनके, आम आदमी पार्टी के पंजाब में, दिल्ली में, उनको उनको क्या कहते हैं, पैसे के लिए बेचा जा रहा है, ऐसे आरोप भी लगे। और बहुत सारे नेता जो हैं, जो इस बात में, इस आस में थे कि उनको राज्यसभा का नॉमिनेशन मिलेगा, उनको नहीं मिला और वो छोड़ के भी चले गए आम आदमी पार्टी को। तो अरविंद केजरीवाल के साथ जो एक वो गाना है कि बिछड़े सभी बारी बारी, तो अरविंद केजरीवाल के साथ यही हुआ। लेकिन हम वापिस मनीष सिसोदिया पे आते हैं। इस सब बिछड़े सभी बारी बारी के बीच में मनीष सिसोदिया एक ऐसे सिद्धहस्त भरोसे के व्यक्ति थे जो अरविंद के साथ, अरविंद केजरीवाल के साथ हमेशा डट कर खड़े रहे। और आज अरविंद केजरीवाल के पास अगर अरविंद केजरीवाल राम है तो उनके हनुमान जो है वो नहीं उनके साथ हैं। जो उनके जैसे इसको इस तरीके से देखा जाए, जैसे अमित शाह और मोदी की जोड़ी है बीजेपी में, इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की जोड़ी है, तो वो जोड़ी टूट गई है। और बीजेपी जो है, जब मुझे याद पड़ता है कि बीजेपी जब पंजाब जीतने के बाद बहुत ही चिंतित थी गुजरात को लेकर कि आम आदमी पार्टी जो है गुजरात में क्या गुल खिलाती है, तो बीजेपी के अंदर सबको एक संदेश दिया गया था कि किसी भी सूरत में गुजरात में आम आदमी पार्टी का खाता जो है डबल डिजिट से ऊपर नहीं जाना चाहिए, सिंगल डिजिट में ही रहना चाहिए। ये पार्टी के रैंक एंड फाइल को निर्देश दिया गया था कि लड़ लो, हर हालत में चुनावी तौर पर लड़ लो और आम आदमी पार्टी को सिंगल डिजिट में ही रोकना है, क्योंकि बीजेपी ये मानती है कि अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता है जो जो भविष्य में पार्टी के लिए खतरनाक हो सकते हैं। और गुजरात जीतने के बाद जो है आम आदमी पार्टी के अंदर बहुत सारा जोश भरा हुआ था, तो एक मोमेंटम कैरी कर रही थी आम आदमी पार्टी। लेकिन बीजेपी उस अपनी रणनीति में कामयाब रही। मजे की बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने जो भी प्रदर्शन किया वो कांग्रेस की कीमत पे किया, जिसका फायदा जो है बीजेपी को और ज्यादा मिला और बीजेपी बड़े आराम से गुजरात में असेंबली इलेक्शन जीते। तो अब बीजेपी का अरविंद केजरीवाल के जाने के मनीष सिसोदिया के जेल में रहने के बाद और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से टिप्पणी आने के बाद ये होगा कि जो अरविंद केजरीवाल के जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं हरियाणा में खासतौर पर और बाकी राज्यों में, मध्य प्रदेश में भी एक आध सीट पे उनके उनके काफी दावेदारी है, जहाँ पे सिंगरौली में काफी हद तक वो मजबूत माने जाते हैं। तो अरविंद केजरीवाल को अभी सिर्फ अपना घर बचाना होगा, दिल्ली पंजाब बचाना होगा, अपना किला जो उन्होंने किला बनाया है वो, और पार्टी भी बचानी होगी। जो उनके एक्सपेंशन प्लान है, मुझे नहीं लगता है कि वो इस कदर अब जो है वो इतनी दूर तक वो जा पाएंगे। और आपने देखा जो इंडिया ब्लॉक है, जिसको बीजेपी इंडी अलायंस कहती है, इंडिया ब्लॉक में भी अब केजरीवाल एक घटक है। जो केजरीवाल जो है इन सब तमाम पार्टीज को जो इंडिया ब्लॉक में शामिल हैं, उनको सब करप्शन से भरी हुई पार्टी कहा जाता था। लगता है अरविंद केजरीवाल अब उसी उन तमाम पार्टियों की तरह एक और पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी है, इस तरीके की, और वो ब्लॉक में शामिल है। ठीक है, इंडिया ब्लॉक और कांग्रेस का मेंशन किया आपने। औरंगजेब के पास जाना चाहूंगा। औरंगजेब इंडिया ब्लॉक और कांग्रेस को बहुत ही करीब से जानते हैं। औरंगजेब हमें बताएंगे। सबसे पहले तो एक छोटा सा कमेंट ले लेते हैं आपसे, कांग्रेस में राम का हनुमान कौन है? कांग्रेस में राम का हनुमान बनने नहीं देते हैं, बनने से पहले ही वो निपटा देते हैं। बहरहाल इंडिया ब्लॉक पे आते हैं। इंडिया ब्लॉक में हमने देखा केजरीवाल ने बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, हार्ड निगोशिएशन किया। हाँ, कुछ भी नहीं हाथ में, दिल्ली और पंजाब के अलावा देने के लिए कुछ नहीं था, उसमें भी इनको देना नहीं है, लेकिन बाकी जगहों पे भी और ओवरऑल लेवल पे बहुत हार्ड निगोशिएट किया इंडिया ब्लॉक ने। वो निगोशिएशन इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहीं कमजोर पड़ेगा? देखिए नीरज, राजेश ने भी कहा कि मैं बिल्कुल मानता हूं कि काफी फर्क पड़ेगा। देखिए अब आम आदमी पार्टी के पास अब दो ही जगह है, एक पंजाब है, एक दिल्ली है। पंजाब जो है वो कहीं ना कहीं से मुझे ये लग रहा है, और जिस तरह से मैं पिछले कई 1-2 साल से वहां, जब से भगवंत मान चीफ मिनिस्टर बने हैं, मैं थोड़ा सा उनका कार्यश्रेणी देखता रहता हूँ। देखिए बाई इलेक्शन जालंधर होना था,
जी तब अरविंद केजरीवाल का मानना था कि हमें बाई इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि चूंकि संतोष चौधरी जी उनका देहांत हो चुका था और उनकी घरवाली वो लड़ रही थी, उनके हक में हमें विड्रॉ होना था। लेकिन भगवंत मान अड़े रहे, उन्होंने कहा कि नहीं हम लड़ेंगे। देखिए नीरज, उस टाइम पे आम आदमी पार्टी जो कि रूलिंग पार्टी थी, जालंधर के लिए उनको बाई इलेक्शन के लिए कोई कैंडिडेट भी नहीं मिला। जी उन्होंने कांग्रेस से एक बंदे रिंकू को उनको रिजाइन करवाया, उसको कैंडिडेट बताया और वो जीत गए। देखिए बाई इलेक्शन जो है मोर और लेस जो रूलिंग पार्टी है उसका काफी उनका नियंत्रण रहता है कई चीजों में, तो वो बड़ा। बट अब जो है, मेरा खाली ये कहना था कि भगवंत मान एक इंडिपेंडेंट से आजकल आज की तारीख में मुझे लग रहा है कि वहां पे ऐसे करते हैं जो गवर्न कर रहे हैं, कितना उस पे उन पे इन्फ्लुएंस है अरविंद केजरीवाल का, ये कहना बड़ी बात है। इसलिए मुझे जो लग रहा है कि जो पंजाब का जब लोकसभा चुनाव आएगा, तब भगवंत मान का रुख क्या होगा, ये बहुत उस पर सारा कुछ निर्भर करेगा। क्या वो अलायंस में जाना चाहेंगे? और जिस तरह से इंडिकेशंस आ रहे हैं और जिस तरह से वहां पे कांग्रेस लीडर्स को वो जो पूर्व जो उनकी गवर्नमेंट थी उनके मिनिस्टर्स को, पूर्व मंत्रियों को जिस तरह से जेल भेजा जा रहा है, मुझे कोई रिकंसिलिएशन का एफर्ट नहीं लग रहा है। नहीं, मैं और तो कांग्रेस, मेरा सवाल दूसरा था। ये हम ऑलरेडी कई बार इस बात पे हम चर्चा कर चुके मैं हैं। उसी पे आ रहा हूँ, जी मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो मैं जो ये कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल के पास पंजाब भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके पास पंजाब का भी नहीं है अच्छा कि अच्छा। वो पंजाब का डिसीजन ले ले। जी ये मैंने आपको जो पूरा बैकग्राउंड बताया, इसलिए बताया कि जब पंजाब का डिसीजन आएगा, अरविंद केजरीवाल के हाथ में नहीं होगा वो पंजाब का डिसीजन, वो भी भगवंत मान। तो अरविंद केजरीवाल के पास ज्यादा से ज्यादा दिल्ली का रहेगा कि दिल्ली पे वो बार्गेन करे। लेकिन कितना आप कर सकते हैं इस आज की घटना के बाद, आज का जो जजमेंट के बाद, वो देखने वाला है। बाकी जो हम देख रहे हैं कि पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, वो खाली प्रेजेंस के लिए लड़ रहे हैं, वहां कोई एक्टिविटी नहीं है उनकी। जहां भी आप जाओ, देखिए तीनों स्टेट्स में डायरेक्ट फाइट है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बाकी जो है इक्का दुक्का किसी सीट पे आप राजस्थान में देखेंगे, मध्य प्रदेश में देखेंगे, लेकिन मेजर तरीके से भाजपा वर्सेस कांग्रेस है। और आम आदमी पार्टी जो काफी गुजरात के बाद और काफी इम्पेटस लाई थी, जैसे राजेश ने कहा सिंगरौली के बाद, अब वो सारा जो है टेम्पो नीचे आ गया है। अब बस खाली प्रेजेंस के लिए लड़ रहे हैं। राजेश जी के पास, राजेश जी आप तो इंटेलिजेंस एजेंसीज को बहुत बहुत ही लंबे टाइम से देखते आ रहे हैं, कवर करते आ रहे हैं। आपको क्या लगता है ये मामला ईडी और सीबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है आज का डिसीजन और ये पूरा का पूरा आगे का मामला? क्योंकि हमने देखा है कि ईडी के केस में खास करके कन्विक्शन रेट बहुत कम है। तो किस तरीके से वो लेकर के एक अंजाम तक पहुंचना चाहेंगे इस मामले को? आप नीरज, जिसको दो तरीके से देखना पड़ेगा, खासतौर पर ईडी के मामले में। पीएमएलए एक नया कानून है, उसमें बहुत सारे मुकदमे कायम हुए हैं और उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज अटैच हुई हैं। बहुत सारे मुकदमे जो हैं अभी उसमें चल रहे हैं, और वो ऐसी स्टेज पर नहीं पहुंचे कि कन्विक्शन के लिहाज पे पहुंच जाए। इस तरीके से हमारे यहाँ अदालती कार्रवाई जो है कछुआ गति से चलती है, उसमें जल्दी फैसला आ पाना थोड़ा आसान नहीं होता है, हम देखते हैं। तो तो ये हमको ईडी के जितने भी प्रोसिक्यूशन फाइल हुए हैं पिछले 3 4 5 साल में, अगले 3 4 साल में वो सबके उनके नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। तो ईडी ने अपनी मेहनत कितनी की है सबूत जुटाने में, और वो अपने केस को किस तरीके से अदालत में अ, साबित कर पाएगी, ये हमें आने वाले सालों में ही पता चल पाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के मामले में बहुत क्लियर कर दिया। वहां पे ईडी और सीबीआई दोनों ने कहा है कि हम 6 से 8 महीने में मुकदमा पूरा कर लेंगे। तो कैसे कर लेंगे ये अभी हमको नहीं पता है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम मुकदमा पूरा कर लेंगे। और उसकी वजह से, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्योंकि उसमें दिल्ली हाई कोर्ट में जैसे मनीष सिसोदिया की जमानत रिजेक्ट करते हुए बोला था कि मनीष सिसोदिया जो है बहुत ही पावरफुल पॉलिटिशियन है, और वो विटनेसेस को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए उनको बेल देना ठीक नहीं है। अ, तो इसी तरीके से जब विटनेस को प्रभावित करने की बात आती है, जब एक बार मुकदमा खत्म हो जाएगा तो आप उनको जेल में रखने का कोई औचित्य बचेगा नहीं। तो
ईडी और सीबीआई दोनों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो मुकदमे को बहुत ही तेज गति से चलाएं। अगर वो तेज गति से नहीं चलाते हैं और मुकदमा लटकता है, तो फिर मनीष सिसोदिया फिर से 3 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे और वहां पे बोलेंगे कि देखिए इन दोनों एजेंसी ने जो दावा किया था, जिस जिस टाइम फ्रेम में ये मुकदमा खत्म करने की बात कर रहे थे, वो टाइम फ्रेम सही नहीं लग रहा है, इसलिए मुझे जमानत दी जाए, मुझे आप कब तक जेल में रख सकते हैं। तो अ, इस बीच में नीरज एक चीज और भी मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ कि कुछ चीजें शायद सुप्रीम कोर्ट में पीएमएलए को लेकर एक सुनवाई चल रही है। पीएमएलए में ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं जिसको बहुत सारी पार्टी जो जो उन प्रावधानों से उनकी उनसे वो उनका मानना है कि वो विक्टिमाइज हुई है, वो सब सुप्रीम कोर्ट में आए हुए हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें सुनवाई कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ये देख रहा है कि वो 3 जज का बेंच का फैसला था, 3 जजों की बेंच का फैसला था कि क्या इस फैसले को उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट जो है एक लार्जर बेंच को 5 जजेस की बेंच के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ये देख रहा है। तो अगले 3 से 6 महीने में हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट खुद ही पीएमएलए के ऐसे बहुत सारे प्रावधान है, जैसे पीएमएलए में जमानत मिलना बहुत मुश्किल है, उनको डाइल्यूट हो सकते हैं, ये एक संभावना है। इसके अलावा ईसीआईआर की कॉपी नहीं मिलना, ये भी एक संभावना है। और इस बीच ये सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और 3 महीने बाद मनीष सिसोदिया के जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको लिबर्टी दिया है, तो जी 3 महीने के बाद हालात जो है वो थोड़े से अलग भी हो सकते हैं। और 3 महीने के बाद जो है पूरा देश जो है वो जनरल इलेक्शन के मोड में भी चला जाएगा, जी। क्योंकि मई 2024 में चुनाव है। तो उसमें अगर मनीष सिसोदिया को जमानत मिलती है तो शायद आम आदमी पार्टी थोड़ी बहुत अपनी साख बचा पाए, लेकिन अभी तो साख जो है अ, इस फैसले के बाद जो है पूरी ध्वस्त लग रही है। औरंगजेब भाई, एक बहुत बड़ी चर्चा चर्चा क्या, बेसिकली जो अरविंद केजरीवाल के ओपोनेंट्स हैं उन्होंने ये कहना चालू कर दिया है कि अब वो टाइम दूर नहीं है कि अरविंद केजरीवाल के गिरेबान तक भी कानून का हाथ पहुंचे। आपको क्या लगता है, बीजेपी कुछ ऐसा करने के मूड में है भी या नहीं? देखिए नीरज, बहुत ही अहम सवाल आपने किया है कि इसमें बीजेपी नेतृत्व को एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या वो अरविंद केजरीवाल को इलेक्शन से पहले, क्या वो इनको एक हीरो बनाना चाहेंगे, जी। एक इनको जो है, मार्टियर। जी, मार्टियर कह रहा हूँ। मार्टियर जिसको आप कह सकते हो, पॉलिटिकल मार्टियर बनाना चाहेंगे क्या, ये एक डिसीजन ये लेना पड़ेगा। क्योंकि देखिए एक चीज है, आम आदमी पार्टी एक वॉलंटियर बेस्ड पार्टी है, जी। और वॉलंटियर इनका एक जो है वो इनकी स्ट्रेंथ है, वॉलंटियर्स। तो इसलिए एक डिसीजन होगा, और बहुत ही कंसिडर्ड और कंसिडरेट डिसीजन होगा कि क्या इनको हम इनके इनके गिरेबान पे हम हाथ डालें या नहीं डालें। क्योंकि राजेश ने भी पॉइंट आउट किया कि आप भी कह रहे हैं कि आम जो लोकसभा चुनाव है वो बिल्कुल हमारे अगले 2-3 बिल्कुल। महीने में उनका स्टार्ट हो जाएगा, कैंपेन मोड में आ जाएंगे सारी पार्टीज। तो क्या वो इतना बड़ा रिस्क लेंगे और क्या इनको मार्टियर बनने देंगे, ये एक डिसीजन है जो बीजेपी नेतृत्व को लेना पड़ेगा। और र- अगर ऐसा है, इसलिए मैंने कहा कि जो आम आदमी पार्टी है ये कांग्रेस से हटकर है। जैसे अगर आपने कांग्रेस में देखा होगा, वहां पे काफी लेथार्जी आई है वर्कर्स में, यहाँ इनके ऐसी नहीं है। ये सड़कों पे उतरने के लिए इच्छुक रहते हैं और बिल्कुल उसके लिए तैयार रहते हैं। तो क्या ये बीजेपी नेतृत्व चाहेगी कि आम आदमी पार्टी में एक उनको एक इंजेक्शन दिया जाए जीवित करने के लिए, एक जो संजीवनी बूटी है उनके उनको दिया जाए या नहीं? ठीक है। राजेश जी के पास एक बार जरूर वापस आना चाहूंगा मैं, अंत अंत में एक छोटे से कमेंट के लिए। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जब पहली सरकार बनाई थी और बोला था कि हम कभी किसी से समर्थन नहीं लेंगे, और कांग्रेस से समर्थन ले लिया था, उसके बाद रिजाइन भी कर दिया था। सबको लगा कि अब इनका गेम ओवर हो गया। वो एक दिन वापस आते हैं, अपने घर के छत पे खड़े होकर के जनता के सामने भाषण देते हैं और कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ये सब कुछ होने के बाद एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि शायद ये साबित भी हो जाए कि बहुत बड़ा नेक्सस था, पार्टी करप्ट थी, सब कुछ था।
आपको लगता है कि फिर से अगर वो आकर के यही बात कहते हैं कि जी माफ कर दो, हमने पार्टी के चुनाव के लिए पैसा चाहिए था, हम मजबूर थे, हमने घूसखोरी कर ली, तो जनता इनको माफ कर देगी? आप नीरज, उसमें ये कहा जाता है कि देयर इज मच वाटर अंडर द ब्रिज। वो वक्त, जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं और आज का वक्त जो है वो बिल्कुल अलग है। जी। इस तरीके से अरविंद केजरीवाल के साथ मजबूत वॉलंटियर थे, हालांकि अभी भी वॉलंटियर काफी सारे मजबूत हैं। अ, अ, वो वैसे नेता जो उनके साथ उस वक्त थे, वो वैसे नेता अब उनके साथ नहीं रहे हैं। वैसे वॉलंटियर, आम आदमी पार्टी भी वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं रही है। अ, एक एक लेकिन इस सब के बीच में एक जो छोटी सी सिल्वर लाइनिंग है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप जो है चिपकता नहीं है। जी। एक उनकी इमेज ऐसी है कि अ, उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप चिपकता नहीं है। लेकिन मनीष सिसोदिया, 338 करोड़ उनका बेल रिजेक्ट होना, ये इसके बाद जो है अरविंद की इमेज कैसी रहेगी, ये सोचने वाली बात है। और जैसा औरंगजेब ने अभी बात कर रहे थे कि बीजेपी को फैसला लेना पड़ेगा, मुझे लगता है औरंगजेब बीजेपी नेतृत्व से पहले ईडी और सीबीआई को फैसला लेना पड़ेगा कि क्या वो इस मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उनके पास ऐसे सबूत हैं जो इस मामले में अरविंद केजरीवाल को वो पूछताछ कर चुके हैं। सीबीआई वाले पूछताछ कर चुके हैं अरविंद केजरीवाल नहीं, से। मैंने कहा पॉलिटिकल कॉल। हाँ बिल्कुल, हाँ। पॉलिटिकल कॉल। ये जाहिर तौर से दोनों कॉल लेने पड़ेंगे आपको, पॉलिटिकल और एजेंसी के तौर पे, एजेंसी के लेवल पे होगा। और बीजेपी को ये देखना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल, अगर मान लीजिए ईडी सीबीआई उन पे हाथ डालेंगे तो उसका पॉलिटिकल फॉल आउट क्या होगा। वो राजनीतिक कॉल है जो बीजेपी को लेनी पड़ेगी। लेकिन आज की आम आदमी पार्टी, उस वक्त की आम आदमी पार्टी की जो आप बात कर रहे हैं, जब अरविंद केजरीवाल आके बोल सकते थे कि हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दीजिए, वो सिचुएशन आज की सिचुएशन नहीं है। हालात बहुत बदल चुके बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बीच बीच में बहुत सारे, एक्चुअल में आपने सही कहा कि हालात बहुत बदल चुके हैं। बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप, यू टर्न, जिनसे हाथ नहीं मिलाना चाहिए उनसे भी हाथ मिला लेना, जिनको गाली देते थे उनसे भी, मतलब अब लोगों की समझ में आ गया है कि ये भी एक पॉलिटिशियन है। और अब उस टाइम पे एक क्रांतिकारी के रूप में लोगों ने माफ कर दिया, मुझे नहीं लगता। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि शायद अगर जाएंगे माफी मांगने के लिए तो इनको माफी ना मिले अब। बहरहाल बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा रही। बहुत बहुत धन्यवाद नहीं, आप ये लोगों का नहीं कहा जुड़ने के लिए। माफी ना मिले, ऐसा नहीं। मेरा ये कहा है कि माहौल बदल चुका है। जी। और अरविंद केजरीवाल जो है वो उस वैसे पॉलिटिशियन नहीं रहे। तो अगर वो माफी मांगना चाहें, ये उनका प्रेरोगेटिव है माफी मांगना, और माफी किस मुद्दे पर मांगना चाहेंगे, और माफी ना मिले, वो जनता का फैसला होगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि आम आदमी पार्टी, आज की आम आदमी पार्टी और उस टाइम की आम आदमी पार्टी में बहुत फर्क है। आम आदमी पार्टी का जो यूएसपी था, यूनिक सेलिंग पॉइंट था, कि हम सबसे अलग पार्टी है। मुझे नहीं लगता है कि अब आम आदमी पार्टी सबसे अलग पार्टी है। आम आदमी पार्टी भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की तरह है, रन ऑफ द मिल पॉलिटिकल पार्टी जिसको कहा जी। जाता है, वैसी ही है। चलिए, मैं आपकी इस बात को भी एक्सेप्ट करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों का भी। औरंगजेब भाई, राजेश भाई, फिर मिलेंगे, फिर हाजिर होंगे हम एक किसी खास मुद्दे के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद नीरज।